नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और इसी के साथ एक बार फिर ढेर सारी उम्मीदें सामने है। विपक्ष हमलावर है, अर्थव्यवस्था, नौकरियों के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर। तो सरकार के पास क्या खाका है, आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर मौजूद युवा जो सवाल करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ यादव, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सत्य प्रकाश मिश्र जी हमारे साथ, नेता जेडीयू के जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे आप समझेंगे कि अर्थव्यवस्था कहां पर है, उम्मीदें इस बार क्या क्या है, बजट सत्र में सरकार कौन कौन से बिल ला सकती है, क्या क्या बदल सकता है। देखिए इस रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को 2024-25 का आम बजट पेश करके लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। लेकिन इस रिकॉर्ड को कायम करने की राह में वित्त मंत्री के सामने ऐसा बजट पेश करने की चुनौती है जो महंगाई और रोजगार की समस्या घटाने के साथ ही इकोनॉमी की स्पीड में भी तेजी लाने का काम करे। इस बार के बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए सरकार टैक्स छूट का तोहफा दे सकती है। आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर सकती है। इसके अलावा टैक्स स्लैब को भी बढ़ाकर हर वर्ग के लोगों की जेब पर ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सकता है। इस समस्या का समाधान करके सरकार कई दूसरे सेक्टर्स की भी मदद करेगी, क्योंकि एफएमसीजी से लेकर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स तक की ग्रोथ देश के ग्रामीण बाजारों पर निर्भर है। इसी तरह कृषि क्षेत्र के लिए भी कई ऐलान बजट में किए जा सकते हैं। कृषि को बजट में मिलेगी सौगात। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए एमएसपी की खामियां सरकार दूर कर सकती है। फसलों की सरकारी खरीद कुल उपज का करीब 6% है। कृषि बाजारों और ग्राम हाट जैसे वैकल्पिक सिस्टम तैयार कर किसानों को एमएसपी जितना दाम दिलाया जा सकता है। पीएम सम्मान निधि की रकम को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 या उससे कहीं ज्यादा किया जा सकता है। आयुष्मान भारत योजना में कवरेज बढ़ाने के अलावा सरकार ग्रामीण इलाकों में आवास योजना, मनरेगा और सड़क निर्माण योजनाओं के लिए ज्यादा आवंटन कर सकती है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। रियल एस्टेट की रफ्तार और तेज होगी। इसके लिए 45 लाख रुपए तक के घरों पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर 65 लाख रुपए तक किया जाए। वहीं होम लोन की ब्याज दरों में टैक्स छूट की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाए और 80C के तहत छूट की सीमा को भी 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने की मांग है। इन सब के अलावा भी एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी और ऑटो सेक्टर तक के लिए बजट में कई बड़े ऐलान होने की संभावना है। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुल 77 बजट, पूर्ण बजट अब तक इस देश में पेश किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 15 इंटरिम बजट थे। इसी सरकार ने इंटरिम बजट चुनाव के पहले दिया और अब सबको इंतजार है कि फुल बजट में क्या कुछ हो सकता है। लेकिन जो बड़ी और मोटी बातें हैं उनके साथ हम शुरुआत करना चाहते हैं। बीजेपी सरकार, मोदी सरकार इस बात पर अपनी पीठ थपथपाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हमने 5वें स्थान पर ला दिया है। तो हम आपको दिखाते हैं कि जब मोदी सरकार को देश की अर्थव्यवस्था मिली थी, यानी 2014 में देश की अर्थव्यवस्था कहां पर थी, आज कहां है, महंगाई दर कहां पर थी, आज कहां है, जीडीपी क्या था, अब क्या है, और जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें लोगों की जो नौकरियां हैं उसको लेकर क्या कहते हैं सीएमआई के आई के आंकड़े। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपको बताते हुए कि टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था कहां पर थी जब 2014 में मोदी सरकार को देश की अर्थव्यवस्था मिली। तब थी ये 10वें नंबर पर, जब सबसे पहले अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, उसके बाद से 19 में आ जाइए और 10वें नंबर पर भारत था। 24 में जाकर भारत आ गया है 5वें नंबर पर। 2019 में जब सरकार थी तब अगर आप देखिए तो भारत की अर्थव्यवस्था 6ठे नंबर पर थी और 2024 में अब भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है। तो अर्थव्यवस्था के तरीके से आप टॉप 10 में देखें तो भारत काफी आगे बढ़ा है। अब आ जाते हैं हम अन्य जो व्यवस्थाएं जो हमने आपके सामने रखी है। महंगाई में अगर आप देखिए तो 2014 में जब ये सरकार बनी थी तब 6.7% महंगाई दर थी। ये देखिए 6.7, और यही आते आते बीच में ये महंगाई दर काफी ऊपर भी बढ़ी थी और 2023 में 5.6% के आसपास आप महंगाई दर को देख रहे हैं।
अब आ जाइए विकास दर पर। ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है जो हमने आपको महंगाई दर पे दिया है, क्योंकि इस पर भी एक जंग छिड़ेगी कि ये सरकारी आंकड़ा है, ये फला का आंकड़ा है, ये किसका आंकड़ा है। अब हम आपको CMIE के आंकड़ों के अनुसार विकास दर बताना चाहते हैं कि जीडीपी को लेकर CMIE के आंकड़े क्या हैं। तो 2013-14 में जो 6.9% था, इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि उस वक्त सरकार को ये अर्थव्यवस्था मिली थी, तब 6.9 था। 14-15 के साल में 7.4 पर पहुंचा, उसके बाद आगे बढ़ा, कोविड की मार आई, अर्थव्यवस्था बहुत गिरी। 2020-21 में नेगेटिव में चली गई थी, -5.8%। कोविड की मार उस वक्त चरम पर थी, वापस रिकवरी हुई। 21-22 में लोगों ने बहुत खर्च किया, पैसे बाजार में आए, जिसकी वजह से जीडीपी में इजाफा हुआ, 9.7 पे हम गए। 23-24 में फिर हम 8.2% पे हैं। तो ये है। और अब हम आपको जल्दी से बेरोजगारी दर दिखा देते हैं, क्योंकि बेरोजगारी दर पर सबसे ज्यादा, और ये इलेक्शन का भी सबसे बड़ा मुद्दा लोगों के बीच में बना है। जब आप बेरोजगारी दर देखते हैं, ये CMIE के आंकड़े हैं। 2014 में 5.44, उसके बाद से 15 में 5.44 रहा, और वैसे बढ़ते बढ़ते ये लगभग उसी आसपास रहा। 2020 में आंकड़ा 8% पर पहुंच गया था, 8%। उसके बाद 21 में 5.98, 2022 में फिर बढ़ता है बेरोजगारी दर 7.33, और फिर 2023 में 8% पर पहुंच गया है। ये बताते हुए कि ये CMIE के आंकड़े हैं। अब हम चर्चा की शुरुआत आपके सामने करते हैं, क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा बजट में क्या क्या उम्मीदें करें। लोगों की चिंता सबसे ज्यादा मिस्टर यादव ये है कि ऐसा ना हो कि आप जेडीयू को, यानी इनकी पार्टी को, नीतीश बाबू को मना कर रखने के लिए वहां खूब पैसा दे दें, उधर आपको टीडीपी को भी मना कर रखना, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है अमरावती, नया कैपिटल सिटी बनाना चाहते हैं नायडू साहब, तो उनको भी खूब पैसा दे दीजिए, और लोगों को टैक्स वैक्स में कोई राहत ही ना मिले। क्या है आपकी सरकार की सोच? देखिए अंजना जी, देश की जनता ने तीसरी बार फिर से एक इतिहास रचते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक सरकार को फिर से सरकार बनाने का मौका दिया है, और वो विश्वास दिखाता है कि देश में जिस प्रकार से 10 साल से जो गति रही, एक आर्थिक गति रही, देश में प्रगति की जो गति रही, वो आगे कंटिन्यू होती रही। चुनाव से पहले इंटरिम बजट हमको पेश करना था, हमने उसको पेश किया था, हम सब जानते हैं। उसने एक आधार तो रख ही दिया है कि भारत किस ओर जा रहा है। आज टेक में जॉब्स पे इन्वेस्ट करते हुए, उनको प्राथमिकता देते हुए, जो भारत ने एक 2047 में विकसित भारत का संकल्प देखा है, उस भारत का संकल्प देखा है जो डेवलप्ड हो, उसके लिए एक फाउंडेशन ले करने वाला यह बजट होगा, जो हर क्षेत्र में, चाहे फिर वो गरीब हो, किसान हो, महिला हो, कोई भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, नौजवान हो, जॉब्स हो, उन सब सेक्टर्स को एड्रेस करते हुए एक अच्छा बजट इस साल हमारे लिए आने वाला है। पर अभी जो कुछ आंकड़ों की बात हो रही थी, मैं थोड़ा सा एक आंकड़ा उसमें और जोड़ना चाहूंगा। आपने बताया कि 10वें स्थान पर हम थे 2014 में जब हम आए, और हम उसको 5वें स्थान पे ले आए। पर ऐसे ही नहीं है कि 10वें से 5वें पे आ जाते। 2004 और 14 का कंपैरिजन भी बताना चाहिए। 2004 में जब हम छोड़ के गए थे अर्थव्यवस्था, वो भी 10वें स्थान पे ही थी। 4 से 14 10 ही स्थान पे रही, एक स्थान भी ऊपर नहीं बढ़ी। 14 से आकर के वो 24 में 5वें स्थान पे आई, आज तीसरे स्थान पे जाने जा रही है। हम ब्राइट स्पॉट में आ चुके हैं। जब हम 14 में आए थे, हमारे पास 6 महीने का एक फॉरेन रिजर्व बचा था, 6 महीने का मात्र, जो एक एवरेज 17 महीने का होना चाहिए। आज भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है हम सब जानते हैं। 2012 से 14 के बीच में 33% रुपया गिर चुका था। पूरी दुनिया मानती थी कि फ्रेजाइल 5, भारत को ये बुलाने लग गए थे। आप सब नौजवान यहां बैठे हैं, गूगल करिएगा फ्रेजाइल 5। 2014 में भारत की इकोनॉमी को फ्रेजाइल 5 कहा जाता था, आज हमें फैंटास्टिक 5 कहा जा रहा है। ये जो एक सफर तय हुआ है 10 साल के अंदर, मूलभूत ढांचागत मजबूती देने का, देश की अर्थव्यवस्था को, अर्थतंत्र को मजबूत करने का। कहां हमारी ऑयल कंपनीज डेट में जा चुकी थी, कहां हमारा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 16% पे था, आज 7% पे। कहां हमारी डबल रेट की इन्फ्लेशन थी, मतलब इन्फ्लेशन के आंकड़े तो दिखाए गए, पर आप सोचिए देश में जब एक एवरेज ग्रोथ रेट 5% पे आ चुकी हो और इन्फ्लेशन 12% पे हो, तो क्या हालत होगी देश की। आज हमारा ग्रोथ रेट 8.2% पे है, आज हमारी इन्फ्लेशन 5% से नीचे है, आज एम्प्लॉयमेंट 3% पे जा रही है। यह वो दिखाता है कि 10 साल में अगर एक ठीक नियत की सरकार, एक अच्छी मजबूत सरकार अगर इस देश में चलेगी, तो कोई चीज असंभव नहीं है। और तभी तो अगर ऐसी आधारशिला होगी, एक विकसित भारत का स्वप्न देखा जा सकता है। यह स्वप्न आप सबका है, हम सबका है, और इसीलिए स्वप्न को साकार करने वाला यह बजट आएगा, और यह बजट उसकी एक आधारशिला रखेगा जो 2047 10वें से 5वें नंबर पर ले गए 10 साल में। आप 10 साल रहे तो 10वें के 10वें पर ही हम बने रहे। और देखिए, जो 10वीं की बात कर रहे हैं, अब इनकी बात को सभी तथ्यात्मक तौर पे आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। जब हमारी सरकार थी
जिस गति से अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी 8% का एवरेज गति 10 साल का है, यदि वो गति ये मेंटेन रखते तो हमारी जो अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अभी बनी है, हम 2019 के लास्ट में बन जाते 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था, जो 27 में बनेंगे। अभी भी वो गति चल रही है। फाउंडेशन जो तैयार किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, हाँ बात बहुत लंबी लंबी इन्होंने की है और भाजपा के लोगों की आदत है, भाई प्याज नहीं खाती हैं वित्त मंत्री महोदया, पर आज प्याज का दाम आप जानते हैं कितना है? 55% बढ़ गया कुछ दिनों में। टमाटर क्या पता है लोग खाते हैं कि नहीं, टमाटर 70% बढ़ गया कुछ दिन में। आलू 25% बढ़ गया। खाने का तेल, पकाने का तेल, चलने का तेल, जनता का तेल 100 पार सब चीज चल रहा है। ऑयल कंपनी को लाभ हो रहा है, भाई दीजिए ऑयल कंपनी को लाभ, जनता को लाभ की जरूरत आपको नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो उम्मीद है आम जनता की उम्मीद क्या है कि उनको महंगाई से राहत मिले, उनको सही से रोजगार का सृजन हो। जो एमएसएमई खत्म हो गया है, लगभग 32,000 करोड़ रुपए वहां घाटा है, 32,000 एमएसएमई का जो है मामला खत्म हो रहा है, वहां दीजिए ताकि कुछ इन्वेस्टमेंट हो और वो लोग जो है लोगों को रोजगार दे। नौजवानों को रोजगार मार्केट खत्म होता जा रहा है। सबने देखा कि क्या हालात है, 45 वर्षों में भीषणतम जो है बेरोजगारी है और महंगाई का आलम पूरा देश देख रहा है। अब एक तथ्य और, वाकई बढ़ोतरी और विकास तो हुआ है। 21 लोगों की संपत्ति, केवल 21 लोगों की बात मैं कर रहा हूं, मोदी जी के मित्र हैं वो 21 लोग, और वो 70 करोड़ लोगों की संपत्ति के बराबर उनकी संपत्ति हो गई है। भाई बेरोजगारी महंगाई पर बात नहीं होनी चाहिए। आय की असमानता बढ़ गई, मिर्ची लगती है इस देश में लोगों को, क्या आय की असमानता बढ़ी है कि नहीं? 21 लोगों की संपत्ति 70 करोड़ लोगों के बराबर हो गई है। क्या यही उम्मीद इस सरकार से है कि सरकार कम से कम गरीबों पर तो रहम करे? 1384 रुपए की 5% जो सबसे गरीब लोग हैं उनकी मासिक खर्च होता है उनका, और बड़े बड़े लोगों का 5% जो है 20,000 से ज्यादा, 20 गुनी संपत्ति जो है ज्यादा खर्चों कर रहे हैं। इस देश की हालत ये है, ये 10 वर्षों के अंदर ये हालात बने हैं। क्या इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या प्रश्न नहीं पूछा जाना ये चाहिए इस देश के सरकार से, भाजपा के लोगों से? और उम्मीद की बात करते हैं, उम्मीद की बात है, इस देश के आम नौजवान को उम्मीद थी कि शिक्षा पर कम से कम बजट बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य के मुद्दों पर कम से कम बजट बढ़े, मनरेगा पर पिछली बार 98,000 करोड़ रुपए का इन्होंने लोकेशन किया, मात्र 60,000 करोड़ खर्च किया है। मनरेगा जो है इस देश के आम ग्रामीण विकास के लिए सबसे जरूरी चीज है, रीढ़ की हड्डी है लोगों की, उन पर खर्च नहीं होगा। ये हाल है। बड़े बड़े पूंजीपति बड़े होते जाए, गरीब लोग और गरीब होते जाए, यही इनका नीति है, यही इनके निर्णय है और यही इनकी आर्थिक। थोड़ा सा रुक जाइए। नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अब ये माना जा रहा है कि एक स्पेशल पैकेज, आप लोग दबाव तो डाल ही रहे हैं सरकार पर, तो किसका हक मारा जाएगा? और ये जो पिछड़ापन जिसमें बिहार को डुबोकर आप रखते हैं, उसका टैक्स ही तो वसूलेंगे ना। अगर आप स्पेशल पैकेज या अलग से पैकेज मांग रहे हैं बिहार के लिए, तो कहीं ना कहीं से तो उसको खींच के ही दिया जाएगा आपको। अंजना जी, पहले तो इन्होंने कहा कि सबके सपनों को साकार करने वाला बजट हो, तो मैं जरूर उम्मीद करूंगा कि बिहार जो एक अच्छे विकास दर पे आगे बढ़ रहा है, उसका विकास दर और आगे बढ़े, उसके सपनों के साकार करने वाला बजट हम जरूर चाहेंगे कि हमारे बिहार को मिले। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दबाव नहीं। 15,000 करोड़, मैं इस बारे 30,000 करोड़, ये मीडिया में बताइए ना। मीडिया में तरह तरह की खबर है, कोई 60 कह रहा है, कोई 30 कह रहा है, कोई 90,000 कह रहा है, पिछली बार 1 लाख करोड़ का कुछ मिला भी था। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का हिस्सा काट के हमें दीजिए। हम झारखंड से जब अलग हुए तो हमारी सारी संपत्ति झारखंड चली गई, तो उसमें एक वादा था ना स्पेशल पैकेज का, स्पेशल स्टेटस का। न मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया, न 16वें वित्त आयोग ने दिया। हम कई बार रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं। इस बार उम्मीद बंधी है कि बिहार को जरूर कुछ ऐसा मिलेगा जिससे उसका पर कैपिटा इनकम भी बढ़े। सबसे कम पर कैपिटा इनकम है, ग्रोथ रेट हमारा अच्छा है, विकास करते हैं। 2 लाख करोड़ का बजट हमारे यहाँ भी है। अब वो आए कि 21 लोगों को लेकर के वो एक लिस्ट बता रहे थे कि वो सारे 21 लोगों की संपत्ति बढ़ी है और असमानता भी बढ़ी है। बिल्कुल बढ़ी है। राहुल गांधी और उपाध्याय जी में बहुत असमानता है, मैं मानता हूं इस बात कर को। जो राहुल गांधी को सुविधा परिवारवाद के कारण है, वो सुविधा आपको नहीं मिल सकती उपाध्याय जी। इस बात को पहले स्वीकार करिए। नीतीश जी और सत्यप्रकाश मिश्र में है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल समानता है, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। दोनों की संपत्ति का बताइए। 1994 से जानता हूं, जब मैं स्टूडेंट था तब मिला था, और आज भी वही स्थिति है। तो कोई ऐसी है नहीं, वो संवैधानिक रूप में मुख्यमंत्री है, मैं उस पार्टी का नेता हूं, इतनी स्थिति है। लेकिन उनकी पार्टी में तो उस कुर्सी पे सिर्फ वही बैठेंगे जहां से बजट पता नहीं कहां एलोकेट होते रहता है, उस कुर्सी पे वही बैठेंगे। किसी भी व्यापारी वर्ग पर, इस देश के किसी भी व्यापारी वर्ग को कोई पार्टी यदि टारगेट करेगी तो वो व्यापार घटेगा या बढ़ेगा? बिल्कुल आप चंदा लेते हैं, हर व्यापारी से हर लोग चंदा लेते हैं, राजनीतिक दल चंदा लेते हैं।
एक टारगेट से कांग्रेस पार्टी को मैं लगातार देख रहा हूं कि कॉर्पोरेट के पूरे सेक्टर के बड़े बड़े व्यापारियों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। उनका अपराध क्या है उपाध्याय जी, ये बताएंगे आप यहां बच्चों को कि उनका क्या अपराध है? नहीं बता पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि आप भी उसी से पहले गलबैया करते थे, उसमें बड़े अच्छे लगते थे वो लोग। मैं किसी व्यापारी वर्ग का खुद ही बता रहे कि न्योता लेके गए थे इनके नेता के पास। अगर इस देश में आप इस तरह टारगेट करेंगे तो व्यापार जो इन्वेस्टर्स हैं वो डरते हैं, वो घबराते हैं। हम चाहते हैं कि बजट ऐसा हो, ममता दी बजट ऐसा हो कि इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बढ़े। हम सिर्फ खैरात मांग नहीं रहे सरकार से, हमारे इन्वेस्टर तभी ना आएंगे जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूर हम कुछ स्पेशल चाहते हैं और केंद्रीय बजट में हमेशा एक फोकस पॉइंट रहा है पिछले 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का और फिजिकल डेफिसिट को घटाने का। इस बार उम्मीद है 5% से कम रहे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट कम करने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर आते हैं क्योंकि जो प्रश्न उन्होंने उठाया है वो जरूरी है। विपक्ष के अनेकों नेता हैं जो अंबानी परिवार की शादी में वहां पर पहुंचे थे, आपको मिला था न्योता, आप गई थी। ये सवाल नहीं है, सवाल है कि हम मोदी सरकार पर हमला करते करते क्या अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को भी टारगेट करेंगे? अरे कुछ तो रिश्ता रहा होगा, नाता रहा होगा, तब तो गए होंगे न्योता लेके राहुल जी के पास। देखिए भैया, हमने जानते तो अभी टीवी पे देखा कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हलवा बना रही थी। अब हलवा बनाया जाता है हमेशा से, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हें उस हलवा में से ज्यादा हिस्सा पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास है, उसको उस हलवा में से ज्यादा मिले, और जो संपन्न लोग हैं उनको थोड़ा कम मिले तो ज्यादा अच्छा है। तो कम से कम समानता देखने को मिलेगी। लेकिन वो हलवा का ज्यादा हिस्सा अगर धन्ना सेठों के पास चला जाएगा और गरीब और जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं अगर छूट जाएंगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो ये मेरा उनसे आग्रह है कि हलवा का जो वितरण हो बराबरी से हो। दूसरी कह रहे थे हमारी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर थी, अब बहुत बड़ी हो गई है। इतनी बड़ी हो गई है कि 25 वैकेंसी निकलती है, लाखों बच्चे पहुंच जाते हैं रोजगार लेने के लिए, मात्र 25 वैकेंसी में इतना ज्यादा रोजगार दे दिया है। अभी हाल में देखा होगा आपने, बॉम्बे में एक वैकेंसी निकली एयर इंडिया में, रेलिंग टूट जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है, और आप कह रहे हो कि आपने इतना रोजगार दे दिया, उतना रोजगार दे दिया। रोजगार के मारे लोग परेशान हैं, हर घर घर में बेरोजगारी, जिस पे आप चर्चा नहीं करना चाहते। आज भी 80 करोड़ लोगों को आप क्यों लाइन में लगाए हैं? 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो चावल 5 किलो आटा में जिंदा रखना चाहते हो। आप कहते हो मेरी 5 ट्रिलियन मेरी इकोनॉमी हो गई। ऐसी इकोनॉमी का मैं क्या करूंगा जब मुझे भीख मांगना पड़ रहा है सरकार से? हमें सरकार की खैरात में जीना पड़ता है कि 5 किलो चावल 5 किलो आटा हमें चाहिए। अरे हमें रोजगार दे दो, हमें पैरों पे खड़ा कर दो, हम दूसरों को 5 किलो चावल 5 किलो आटा दे देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग स्वाभिमान से जीने वाले लोग हैं। एक बात। दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे डॉलर क्या हो गया, अभी तो आप उन्नति बता रहे थे, हमारा रुपया इतना मजबूत हो गया। पहले सुनते थे रुपया बहुत मजबूत हो गया है, अब 83 रुपए हो गया है डॉलर, रुपए के मुकाबले डॉलर। तो क्या रुपया मजबूत हुआ या कमजोर हुआ? आपने देश के अंदर में जब आप कहते थे रुपया जब यहाँ 65 रुपए डॉलर के मुकाबले था, तब कहते थे कि जहां रुपया कम होता, पतला होता है वो देश का अपमान होता है। आज तो ज्यादा हो गया ना। मुझे पूरा विश्वास यकीन है कि किसानों का भी इस बात ध्यान रखा जाएगा। जो किसानों के नाम पे इतनी बार भारतीय जनता पार्टी उनका जो सम्मान नहीं करती है, उनके एमएसपी की गारंटी की बात करेगी और उनकी इनकम कैसे दुगनी हो इस पे बात करेगी। और महिलाओं को खासकर देश की जो आधी आबादी है उनके लिए क्या नई योजना लेके आना चाहती है। हम चाहते हैं कि उनके लिए भी सरकार ऐसी व्यवस्था करे कम से कम कि फाइनेंशियली वो अपने पैरों पे ज्यादा खड़ी हो। हालांकि वो आजकल हमसे ज्यादा आगे निकल रही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी भी गांव में जो उनके साथ समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं पे आप क्या विचार करने वाले, ये बताइए। इन सब पर भी जवाब दीजिएगा, नौकरियों पर भी जवाब दीजिएगा, महंगाई दर पर भी जवाब दीजिएगा, प्याज की, आलू की, टमाटर, सबकी कीमतें उन्होंने बताई हैं। लेकिन नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी और एक आक्रामकता के साथ वो सरकार को घेर रहे हैं देश की संसद में, उनकी मौजूदगी में ये सब होना है, इसको किस तरह से आप लोग चैलेंज मान रहे हैं? देखिए अंजना जी, मैं सब बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहले हलवे की बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हलवा है, प्रथा है, और हलवे का जो शेयर है वो सबको मिलना चाहिए। निश्चित रूप से सबको मिलेगा, क्योंकि आपकी सरकार नहीं है। नहीं तो सारा सफाचट समाजवादी कर जाते, सारा लेके जाते सैफई और अपना खुद ही खा जाते, किसी को कुछ मिलना नहीं। व्यक्तिगत के अलावा जवाब नहीं है। अब मैं बात, तो व्यक्तिगत क्यों आ रहे हो आप? ओपनिंग रिमार्क दिया, मैं इतना ही बोला था। अच्छा, ओपनिंग व्यक्तिगत होता है। मैंने ओपनिंग अपना रिमार्क दिया, मैंने बात करी विकसित भारत की, मैंने बात करी आंकड़ों की, मैंने बात करी ग्रोथ की, मैंने बात करी 10 साल में क्या हुआ, उससे पिछले 10 साल में क्या हुआ। जवाब में क्या आया? प्याज कौन खाता है, टमाटर किसने खाए, ये जवाब आया। ये बात नहीं है। अगर आपको इन्फ्लेशन की बात करनी है तो इन्फ्लेशन पे बात करते हैं। अभी भागते दिखेंगे यहां से बाहर। इन्फ्लेशन पे बात करिए, करते हैं, बदतमीजी चालू हो जाएगी तो कैसे होगा? करते हैं, नहीं कर ही रहे हैं। आपके लिए नहीं है, उनके लिए जवाब है। आपके जवाब पे दूंगा, आप तो हलवा खाओ अपना। अब जो रही कहानी इनकी, अब रही बात कुछ इन्फ्लेशन की, थोड़ी सी बात इनको इन्फ्लेशन पे बता दी जाए। इन्फ्लेशन 2010 से 2014 में एवरेज इन्फ्लेशन 10.34% था।
2014 से 2024 में 8% भी कभी पार नहीं हुआ, एवरेज 5%। आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन 24% 1974 में रहा इनके राज में। ये लोग इन्फ्लेशन पे बात करते हैं। दूसरी बात, अब मैं बता देता हूं गड़बड़ क्यों भी लगती है। कोविड के दौरान जब ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट था 8%, 8.7, तब भारत का था 7.8। 24 और 2013 में एक बार इनकी भी सुना दूं, 2013 में क्या हुआ, जब ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट था 1%, भारत का था 9%। ये लोग इनकी सच्चाई है। अगर भारत इनके हाथ में रहता, 10 साल में हमारी अर्थव्यवस्था के साथ इनने क्या किया वो पूरे देश ने देखा है। अब इसलिए इनको जब कई बार जवाब दो तो मिर्ची बहुत तेज लगती है। दूसरी बात, अभी बहुत 21 लोगों की बात हो रही थी, देश में वेल्थ क्रिएटर्स की बात हो रही थी और सब युवा यहां बैठे हैं। मैं आज एक बात बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं। 10 साल के अंदर 1050 कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई, पब्लिक हो गई। 3.9 लाख करोड़ का कैपिटल रेज किया उन्होंने। पिछले 10 सालों में यह आंकड़ा 400 पे था। यहां पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति क्यों नहीं इस देश में एक यूनिकॉर्न बना सकता, क्यों नहीं $1 बिलियन कंपनी बना सकता। धीरू भाई अंबानी को ये बाहर से नहीं आए थे, एलियन नहीं है, 5,000 रुपए लेकर के कोई आया था। यहां पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति क्यों नहीं धीरू भाई अंबानी बन सकता। यह कैसी मानसिकता है, एक एंटी डेवलपमेंट माइंडसेट मन में बना लेना, यह कह देना कि जो भी पैसा कमाता है कोई युवा आगे बढ़ जाता है, वो पैसा और अर्जित करता है या नौकरी एक स्वरोजगार देने का काम करता है तो गलत करता है। 23 लाख करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है, 23 लाख करोड़ का 5 सालों में। किसके लिए हुआ और किसके लिए हुआ? भदौरिया जी मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, मेरे को पता है आप गंभीरता से नहीं सुन सकते, ये इनकी समस्या है। क्योंकि चाहे ये हो चाहे इनके नेता, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुनने की हिम्मत रखो। अच्छा, एक नाम आप हो चाहे आपके नेता हो, एक मजाक बना दिया है देश के अंदर, मालिक हो गया 10 सालों में। भदौरिया जी यही करना है आपको तो छोड़ देते हैं। नहीं, आप अगर कभी भी गंभीरता की बात हो, युवाओं की बात हो, ये हो या इनके नेता हो, या तो झूठे आंकड़े या मजाक, इसके अलावा इस देश में कुछ नहीं चलाएंगे। करिए ना आंकड़ों पे बात। मैं जो आंकड़ा यहां बोल रहा हूं, अगर एक भी आंकड़ा गलत है मुझे कोर्ट में चैलेंज करिएगा। और आपके लिए जो बोला उसके लिए जो भी था उसको बताइएगा। ये लोग झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। 2014 में क्या था डीजल पेट्रोल का रेट, बताइए आप ही बोल। क्या बोतल में भर भी लाते, वैसे ही छिड़कने लग रहे हैं पेट्रोल। बोलना नहीं, कमाल बात हो गई। मैं 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। मैं 10 सेकंड में अपनी बात पूरी। ये एक जो माइंडसेट बन चुका ना देश में कि विपक्ष तो है, अब चाहे राहुल जी है चाहे कोई से भी है, सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करना यह गलत है। अच्छा, 21, 22 और 23 भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई सभी पेट्रोलियम पे, पेट्रोल पे और डीजल पे। इनके राज्य की सरकारों ने बढ़ा दी, हिमाचल ने बढ़ाई, पंजाब ने बढ़ाई। क्यों बढ़ाई? दीजिए जवाब। क्या देश में अगर सस्ता पेट्रोल डीजल मिल जाएगा तो कोई गलत हो जाएगा देश के लिए? क्या देश के लोगों को आपको महंगाई दिखानी है इसलिए अपने राज्यों में पेट्रोल बढ़ाएंगे आप? और कहीं भी इनने ड्यूटी अपनी कम नहीं करी। ये लोग की सच्चाई है। जब एक्सपोज होते हैं तो ऐसा ही करते हैं जैसे भदौरिया जी यहां कर रहे हैं। अजय जी नहीं सुन सकते। बजट सेशन पर भी आते हैं, आप इन पर भी जवाब दीजिएगा। लेकिन राहुल गांधी का एक आक्रामक रूप हम देश की संसद में देख रहे हैं। बजट सत्र में सरकार 6 बिल के आसपास लाने की भी बात हो रही है। क्या हम एक सार्थक बहस देखेंगे या फिर हम वही लड़ाई झगड़ा और पार्लियामेंट एडजर्न्ड यही देखते रहेंगे? नहीं, बजट के मुद्दे पर सभी लोग प्रयास करते हैं और अभी तक की यह परंपरा है कि उस पर एक डिबेट डिस्कशन हो और होना भी चाहिए। हमेशा विपक्ष की ये भूमिका है कि वो बजट को लेकर के कहीं भी कोई भी ऐसी बातें ना हो। हाँ, जनता के मुद्दों पर जरूर जो जो उसमें कंसर्न होंगे उस कंसर्न को प्रतिपक्ष के नाते हम जो है उठाना चाहेंगे और वही कंसर्न है जो आप आज चर्चा कर रही हैं। और निश्चित तौर पे बजट में भी मुझे लगता है सरकार उस कंसर्न को समझे, विपक्ष की बात छोड़े, विपक्ष से उसको यदि नफरत है और दिक्कत है तो, लेकिन जनता के मुद्दों पर तो कम से कम आए कि भाई हम चाहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी महंगाई को कैसे कम किया जाए, आर्थिक विकास समग्रता के साथ कैसे हो। अभी हमारे साथी दोनों साथियों ने कहा कि हम पूंजीपतियों के विरुद्ध में हैं। पूंजीपतियों के विरुद्ध नहीं है, यह सच्चाई है, मोनोपोली के विरुद्ध है। 2 लोगों के कारण इस देश में अभी जो हालत है, लोगों को महंगाई का सामना अब 2 लोगों के कारण करना पड़ रहा है। ये डेटा आया है, ये डेटा आया है कि किस तरह से 2 लोगों के पॉकेट में हर सामान का कितना पैसा जा रहा है। पहले जो 19% था वो लगभग 38+ ज्यादा हो गया। अरे भाई डेटा ही दे रहे हैं, मैं आप लोगों की तरफ फर्जी डेटा नहीं देता हूं। दूसरी बात, जो बेरोजगारी का मुद्दा नौजवानों का है, 9.2% की जो है बेरोजगारी दर, ये CMI का ही डाटा है या आ गई है। जिस तरह से 83% बेरोजगार भारतीय युवा हैं, ये ILO का भी डाटा आया है। इसके अलावा रोजगार में जो है 25% में बेरोजगारी, अरे युवाओं के बीच ILO का नहीं हो। पढ़ लो ILO, अरे क्या 1 मिनट होता है, पढ़ लो ना। जिस डेटा को छोड़िए आप ILO देख लीजिए। आप दोनों के बीच नहीं चलाया। एक एक करके बोलिए अपनी अपनी बारी में, नहीं तो हम लोग निकल जाते हैं, आप लोग लड़ते रहिए। ये लोग
एक एक करके बोलिए अपनी अपनी बारी में, मैं सबको टर्न दूंगी, हाथ उठाइए। बीच में इन लोगों ने डिस्टर्ब किया है। 25 वर्ष के आयु के जो हमारे नौजवान साथी हैं, 42.3% जो है बेरोजगारी दर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इन्हीं के सरकार के डाटा है, CMIE के डाटा है। क्या इसको भी आप झुठला रहे हैं? यदि झुठला रहे हैं तो ये जनता के बीच गलत डाटा दे रहे हैं। और वाकई बेरोजगारी का आलम तो हम सब छात्र नौजवान आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब देख रहे हैं। CMIE का डेटा सरकार का नहीं होता है, NSSO वाला डेटा सरकार होता है, अलग ग्रुप है, लेकिन उसी को गवर्नमेंट भी हर जगह आजकल कोट कर रही है। आप भी कोट कर रही है, इसलिए मैंने आपके सामने 2-3 सवाल जल्दी लेते हैं, फिर आगे नौजवानों को क्या रोजगार नहीं मिलना चाहिए, महंगाई से देश में राहत नहीं होनी चाहिए और गरीबों की आमदनी नहीं बढ़नी चाहिए। हमारे यही 3 इशू हैं, इस इशू पर चर्चा होनी चाहिए। मैं मेरा प्रश्न बीजेपी प्रवक्ता से, ये अभी बोल रहे थे कि विकसित भारत में आंकड़ों की बात करिए, तो मैं आंकड़ों की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में 60,242 यूपी पुलिस में आप जगह निकालते हैं। दुर्भाग्य देखिए 58 लाख फॉर्म भरते हैं और हम यूपी वाले इतने बदनसीब हैं कि वो पेपर भी लीक हो जाता है और आज तक डेट नहीं आई उसकी कि कब पेपर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सर आपसे मेरा, बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, क्या आप रोकेंगे या नहीं रोक पाएंगे? बस दोनों से जवाब। देखिए, पेपर लीक एक बहुत सेंसिटिव विषय है और मैं मानता हूं कि जितनी सेंसिटिविटी से उसको हमारी सरकार ने डील किया, इतिहास में कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हमने सुना था कि पेपर लीक के लिए एक कानून आया गया। रुकेगा उस कब? कानून को लेकर के मैं उसका जवाब देता हूं। आप पहले हंस लो, एक काम करो, जवाब दे दूं? क्या जवाब है? अनुराग जी प्लीज, प्लीज सर, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। आप मुझसे बात कीजिए, आप भी मुझसे बात कीजिए, मैं प्लीज एड्रेस मी। अब इतिहास रुकेगा कब? सेंसिटिव तो हम समझ रहे हैं, क्या सेंसिटिव नहीं सेंसिटिव। जो बच्चा इतनी मतलब तैयारी करता है और उसका पेपर लीक हो जाए, बताइए आप। अंजना जी निश्चित रूप से आपकी सरकार रोक नहीं पा रही है। अंजना जी निश्चित रूप से आई थिंक इस पूरे पैनल पे सबसे आखिर में जो कॉलेज से निकला है वो मैं ही हूं। और एक छात्र के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है और उसके लिए वो कितनी तैयारी करता है, कितने मन से रखता है। जीरो लीक पॉलिसी ये हर सरकार चाहती है, ऐसा मैं मानना चाहूंगा, और हमारी सरकार तो निश्चित रूप से चाहती है। लीक हुआ, इसमें कोई डिनाइल नहीं। अगर जहां भी जो गड़बड़ी हुई, कहीं मिसकंडक्ट हुआ या कोई भी प्रॉब्लम हुई, पर उसको लेकर के अगर कानून किसी ने बनाया तो हमारी सरकार ने बनाया, ठोस से ठोस कार्रवाई हुई तो हमारी सरकार ने करी। और एक वादा करता हूं मैं आपको, ये कमिटमेंट है इस देश के नेतृत्व की कि आज के बाद इस देश में एक जीरो लीक पॉलिसी अगर पेपर्स के लिए होगी, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होगी, तो हम ही ला करके देंगे। एक सुझाव मैं भी आपको देती हूँ, ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ना, उसमें आपको मूलभूत परिवर्तन करने होंगे, क्योंकि NTA सबलेट करता है प्राइवेट कंपनीज को, और जो खिलवाड़ हो रहा है बड़े पैमाने पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप हर सेंटर का निकालिए किसको कितने नंबर्स आए हैं। NTA हैज फेल्ड। अगर आपकी सरकार स्वीकार करके NTA में बदलाव नहीं करती है तो हम डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने आजकल बच्चे होते हैं रिटन टेस्ट देते हैं, उसको NTA कंडक्ट ही नहीं कर पा रहा है। अंजना जी बस छोटा सा टेक्निकल जवाब है, बिल्कुल ऐसा आप जो कह रही हैं वो सुझाव आपका टेकन है। NTA के बदलाव शुरुआत हो चुकी है, DG पे एक्शन से लेकर के। पर एक बात याद रखनी चाहिए, NTA पेपर लीक को रोकने के लिए लाई गई थी, उससे पहले की व्यवस्था भी याद रखनी चाहिए। उससे पहले की व्यवस्था भी याद करनी चाहिए। जब भदौरिया जी के ऑफिस में निकलते थे रात को पेपर, फिर भदौरिया जी आ गए, सरकार इनकी है। हर कोई हर एजेंसी अपना अलग पेपर करवाती थी, हर सरकार, और बेचा करते थे। हरियाणा के अंदर पर्ची खर्ची की सरकार चलती थी, जिसकी पर्ची पहुंच गई, जिसका पैसा पहुंच गया, उसको नौकरी मिला करती थी। उस दौर को भी याद करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक सीधा सा जवाब होता है, इनके यहाँ पे पर्चा लीक होता है, इस बार ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी कि नजीर पेश होगी। फिर कुछ दिन बाद महिला के साथ अन्याय हो जाता है, चाहे हाथरस का BHU, ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी, नजीर पेश होगी। फिर मेरी बात सुन लो पूरी बात, फिर उनका पुल गिरता रहता है, हर रोज पुल गिर जाता है, एक दिन में 5-5 पुल गिर जाता है, फिर कहते हैं ऐसा पुल बनाया जाएगा, नजीर पेश होगी। ये भैया देश के साथ अन्याय पे अन्याय करते जाओगे और यहाँ खड़े होकर बोलते रहोगे कि हम कानून बनाएंगे, कानून बनाएंगे, कानून बनाएंगे। आपका कानून बनते बनते 10 साल निकाल दिया आपने। जो लड़का 10 साल का था, जो 20 साल का था, वो 30 साल का हो गया, उसको रोजगार तक नहीं मिली। आप सिर्फ डाटा, झूठे डाटा, झूठी बातें, झूठे जुमले देना बंद कीजिए। जनता के साथ आइए, तभी जनता ने आपको हराया। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आप झूठे यहाँ पे डाटा दिए जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि इधर देखिए ना, भदौरिया जी इधर देख के बोलिए। नहीं, फिर भी झूठे से पूछता हूँ सर, आप लोग के टाइम में भी बहुत अच्छा नहीं था, नकल प्रदेश कहलाता था। 48% परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। पुल पर जवाब दीजिए, पुल पर जवाब दीजिए, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। पैसा मांग रहे हैं और जो पुल बनाते हैं उसमें ऐसा भ्रष्टाचार सब ढहता रहता है। 15 दिन में 11 गिरा, की छत भी गिर रही है, पुल छोड़िए, बोलने दीजिएगा। जितने निर्माणाधीन पुल हैं, यदि वो गिरे
हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में है, उसको बनाना है, उस पर फाइन लगता है और जो गलती करते हैं उस पर कार्रवाई सारे पुल निर्माणाधीन थे। 3 से 4 पुल निर्माणाधीन 3 से 4 ना, बाकी पुल 40 साल 30 साल पुराने थे, वो हमारे समय बने नहीं। अच्छा चलो ठीक है। उस समय के एक से सर, ये दलील नहीं होती है सर। मौजूदा सरकार और इंजीनियर्स की जिम्मेदारी होती है कि पुल की अपकीप को करें। क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने बनाया था इसलिए गिर गया। मैं उसको समझ रहा हूँ। हाँ। उसमें डिसिल्टिंग और ड्रेजिंग जिस कदर हुआ और उस समय का जो पानी का दबाव था और उस टेक्नोलॉजी पर जो पुल बना और आज जो पानी का दबाव है वो बृहद है, वो पुल दहा है। कम से कम हम बना रहे हैं, ये दिख रहा है और उसको फिर बनाएंगे क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में और कार्रवाई भी कर रहे हैं। आप जो समझ रहे हैं पुल में भ्रष्टाचार है, ये गलत है। आपके यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है भाई, हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार। भदौरिया जी गजब है, आप यहाँ आ जाइए, आप आइए ना सर। मेरी तरफ मैं तो कह रही हूँ शौक पूरा कर लीजिए, तरफ कह रहे हैं भ्रष्टाचार, शौक पूरा कर लीजिए, बच्चे भी कुछ समझ पाएंगे। अरे मेरी तरफ कह रहे हैं भ्रष्टाचार, तो मैंने कहा आपके मंत्री कह रहे हैं कि 40 साल में ऐसा भ्रष्टाचार हमने नहीं देखा उत्तर प्रदेश में जो आज हो रहा है। छोटे-छोटे बिहार की चर्चा कर रहा था। बिहार में तो है भ्रष्टाचार। अच्छा, आपकी तरफ चल बीजेपी जाएंगे, का सब एक ठीक हो नारा जाएगा। है कि सबका साथ और सबका विकास, फिर भी हम स्टूडेंट्स को अपना जीवन क्यों अंधकार में जाते हुए दिख रहा है। आपकी सरकार कल भी थी और आपकी सरकार आज भी है, 2014 से बीजेपी ही सरकार है, फिर भी आपके होते हुए नीट स्कैम हो रहे हैं, रिजल्ट ढंग पे नहीं आ रहा है और इतनी कहीं कहीं तो एजुकेशन पहुंच ही नहीं पा रही है देश भर पे। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कानून देखिए, निश्चित रूप से मैं मानता हूं, देखिए निश्चित रूप से मैं मानता हूं बहुत अच्छा प्रश्न है पहली बात, और इसीलिए कोई भी बात अगर हम सरकार में है, 10 साल से हम सरकार में है, तो कई प्रश्न उठेंगे जिसका आप जवाब चाहेंगे, पर रियलिटी से भी हमको वाकिफ रहना चाहिए। आंकड़े यहां पे बहुत दिए गए, एक बार जरा वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन का आंकड़ा पूछिए इनसे, 58% पे है। एक बार पूछिए कि कितने लोग जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड स्कीम है सरकारी नौकरियों की, मैं भदौरिया जी नहीं बोला था, बीच में आप ही बोल लो, जवाब इनसे ले लीजिए, मैं क्या करूं। देश में जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड स्कीम है जो सरकारी एम्प्लॉइज की, उसमें 7.5 लाख का डेटा बढ़ा है। एमएसएमई की बात कर रहे थे, उद्यम पोर्टल पे 20 करोड़ नौकरियों का सृजन हुआ है। उद्यम पोर्टल पे सरकार का एमएसएमई सेक्टर कहां जा रहा है, यहां पर प्रवक्ता जी कहां बता रहे हैं, जवाब दूंगा, ये सच्चाई है। अच्छा। रही दूसरी बात, अभी बात हुई कि क्या हमको ऐसा लग रहा है या फिर पेपर लीक की बात, पेपर लीक पे मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूं, पर मैं एक बात जरूर बताता हूं, अगर किसी सरकार ने इस देश की शिक्षा नीति को बदल के जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, कितने बच्चे बच्चियां हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, 40% भी नहीं था, 40%, हायर एजुकेशन में 25%, जो उसको बढ़ा करके अगर कोई सरकार के लेकर के आ पाई है तो हमारी सरकार है। और आज देश के अंदर कोई आंकड़ा आप उठा लीजिए देश के एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, अभी एसबीआई की रिपोर्ट आई है, 10 साल के अंदर 12-12.5 करोड़ नौकरियां सृजित हुई हैं, इनके 10 साल में 2 करोड़ थी। एक सेकंड, जवाब 2 करोड़ थी। जवाब हमें हमेशा हर चीज का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जानना चाहिए। 10 सेकंड का जवाब है, 10 सेकंड का जवाब है, 10 सेकंड का। इन्होंने बोला, अब रुक जाओ, आप सुन लो, 10 सेकंड का जवाब है। इन्होंने बोला 20 करोड़ रोजगार हमने दे दिया, एसबीआई का डाटा है 12 करोड़ दे दिया, मतलब 32 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया। फिर रैली क्यों टूट रही है जरा बताइए आप। नहीं, फिर 25 वैकेंसी निकलती, लाखों क्यों आते हैं? सुनोगे, जवाब सुनोगे, क्योंकि आप जवाब सुनोगे तो दूंगा, सीधा बोलते सुनोगे तो दूंगा, जवाब देना चाहता हूं। अभी सुनेंगे नहीं, इनकी कमी है, जवाब देना चाहता हूं, सुनेंगे। मैं बता देता हूं, मैं बता, अभी एक्सपोज हो जाएंगे अनुराग भदौरिया आज नेशनल टेलीविजन करने की जरूरत नहीं, बच्चे बता देंगे रोजगार जो रेलिंग टूट रही थी ना, अब सुन लीजिए, जनता ने आपको एक्सपोज कर दिया, मिर्ची लग गई क्या, मुझे एक्सपोज कर रहे हो आप। जो रेलिंग टूटी ना जहां पर, हमने तो वहां पर जॉब का क्राइटेरिया था एक्सपीरियंस्ड वर्कर। अच्छा, वो अनएम्प्लॉयड नहीं थे। अच्छा, तो उनके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड है वो बेटर जॉब के लिए वहां पे जा रहे हैं और ये लोग ट्विटर पे डालने का काम कर रहे हैं, नैरेटिव बना रहे हैं, सब बेरोजगार। क्या बोल रहे हैं? जो एयर इंडिया की नौकरी में सब एक्सपीरियंस वर्कर्स, ये झूठ है, इसीलिए आप लोग एक्सपोज होते हैं। और ये जो 12 करोड़ 20 करोड़ है ना, गूगल कर लीजिएगा, भैया माफ करो। अरे आप भी बेरोजगार हैं, बाकियों के पास आ जाएगा सबके। बात खत्म। सर हमारा क्वेश्चन सर आपसे है, सर हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है $2,228 सर वो क्यों नहीं बढ़ रही, और वो जो डिफरेंस है कि अमीर और गरीबी का, और वो क्यों नहीं खत्म हो रहा? सर मेरा क्वेश्चन आपसे है सर, जैसे कि आपने बोला हमारी जीडीपी टॉप 5 में है, लेकिन सर हमारे देश का पॉपुलेशन भी तो बढ़ रहा है, और पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं देश के अंदर, और जीडीपी बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? बिल्कुल सर मेरा सवाल बीजेपी से है। सर ज़्यादातर ये देखा गया है बजट में जो आने वाला चुनाव होता है उसी स्टेट को फायदा मिलता है, तो इसके बजाय इस बार के बजट में जो पिछड़े राज्य हैं जैसे बिहार, क्या विशेष राज्य का दर्जा या पैकेज मिलेगा? और दूसरा सवाल इनसे, अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो आपकी अगला स्टेप क्या होगी? सर मेरा सवाल आपसे है कि वैसे इनको भी अगला स्टेप नहीं पता है। नीतीश बाबू क्या करेंगे, ये सिर्फ
सर मेरा सवाल ये था कि आपको अगर पता होगा कि सीयूईटी के पेपर के एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए हमसे 200 रुपए मांगे जा रहे हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए। तो सर मेरा ये सवाल था कि आपके देश का जो बजट प्लान है वो क्या हम यूथ से पैसे लेकर बनेगा या फिर क्या है? क्या बात है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, जैसे कि आप बीजेपी पर बोल रहे हैं कि रोजगार कम हो रहा है और एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी गड़बड़ी हो रही है, सर आपकी सरकार ने ऐसे कौन से पैरामीटर्स पे काम किया कि हेल्थ केयर सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर बढ़ पाया हमारे देश में? पहले आपसे शुरू करते हैं। अच्छा एक और सवाल है सर, मेरा सवाल आपसे है कि जैसे कि हर बच्चा एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाता है तो वो एजुकेशन लोन के लिए जाता है, तो वहां पे भी उससे 12% या 11% इंटरेस्ट मांगा जाता है, तो उस पे आप क्या कहेंगे? एक्चुअली होता क्या है सिद्धार्थ जी कि हर बच्चा हर क्वेश्चन को चैलेंज कर देगा, ये मानते हुए एक फीस रखी जाती है। फीस को 200 पर क्वेश्चन, तो आप अल्टीमेटली बच्चे के अंदर इतना एंटागनिस्टिक फीलिंग आप पैदा करते हैं कि जो आपको साफ दिख रहा है यहाँ पर, उसका जवाब दीजिए कि बच्चों से आप फंड करेंगे क्या बजट? ये उनका प्रश्न था। देखिए काफी सारे प्रश्न आए, मैं सबका जवाब दूंगा। पहला प्रश्न पॉपुलेशन को लेकर के था और फिर यूथ की एक बड़ी संख्या हो गई है, ये हम सब जानते हैं। ये एक चैलेंज है हमारे देश के लिए। हम यंगेस्ट कंट्री है दुनिया के, सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन हमारे यहाँ है। देश की आधी आबादी 35 साल से नीचे है, ये हम सब जानते हैं। इसीलिए उसके हिसाब के, उसके अनुरूप के हमें चैलेंजेस के साथ अपॉर्चुनिटीज लानी पड़ेंगी, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। यह है पहली बात। दूसरी बात, एजुकेशन बजट को लेकर के बात हुई कि क्या हमारे पैसे से बनेगा, ऐसा एक प्रश्न आया था। एजुकेशन बजट इतिहास के अंदर, दोनों से पूछ लीजिएगा, इतिहास के अंदर 1 लाख करोड़ का मार्क कभी क्रॉस नहीं किया, हमारी सरकार ने किया, कभी क्रॉस नहीं किया। 1 लाख करोड़ का नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अलग से हमारी सरकार ने दिया, उस एजुकेशन बजट के अलग से। ये सब कुछ गूगल पे आप जाकर देख लीजिएगा, सरकार के बजट उठा के देख लीजिए। और अभी जो बजट आ रहा है, मैं आपको बता देता हूं, बजट आने से पहले पिछली बार के एजुकेशन बजट से ज्यादा इस बार का एजुकेशन बजट होगा, क्योंकि ये सरकार की प्राथमिकता की बात है। रही बात पेपर की, रही बात जो एक क्वेश्चन आपने पूछा, निश्चित रूप से ये जो चीजें मैकेनिज्म में लाई जाती है, सरकारें या फिर ये एक देश का नेतृत्व तय नहीं करता कि उसका क्वेश्चन का 200 रुपए होगा या 100 रुपए होगा। ये मैकेनिज्म लाया जाता है ताकि कोई भी डिफॉल्टिंग अगर या फिर अननेसेसरी क्वेश्चन चैलेंज ना हो, नहीं तो एक बहुत बड़ा नंबर मंत्रालय किस लिए है फिर? नहीं, इसी काम के लिए। हाँ। देश में कोई भी एग्जाम हुआ है, मैंने कोई अगर एग्जाम लिखा है, उसमें कोई क्वेश्चन गलत है, अगर उसकी फीस नहीं होगी तो हजारों बच्चे कह देंगे ये क्वेश्चन गलत है। एक फीस रखी जाती है ताकि सीरियस स्टूडेंट्स आए। बट एडवाइस टेकन, बिल्कुल हम इस बात को अपनी सरकार में भी उठाएंगे, ये बिल्कुल कम होना चाहिए। आज के दिन में मैं एक बात बहुत ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि जो फॉर्म्स हैं, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म उठा लीजिए, देश के किसी विश्वविद्यालय का फॉर्म उठाइए, या एजुकेशन के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म उठाइए, सबसे कम जो एप्लीकेशन फीस है अगर किसी दौर में चल रही है तो अभी चल रही है कंपेयर टू इन्फ्लेशन। आप नौकरियों का सृजन कैसे करेंगे, जरा जनता जानना चाहेगी। एकदम सिंपल सी बात है, और हम लोग एकदम, आप सभी लोग आधार पे इस बात को समझिए। छोटे छोटे जो बिजनेस ग्रुप हैं, छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं, एमएसएमई हैं, यदि इनको हम बढ़ाने का काम करें, इनको सपोर्ट करें, एक छोटा बिजनेसमैन जो है 10 से 15 लोगों को नौकरी देगा। बड़े से बड़े पूंजी वाले लोग जो है, रेशियो यदि देखेंगे तो उसकी वो नौकरी देने की उसकी आज क्षमता है ही नहीं इस देश में। जहां तक बात रोजगार पर और बाकी मुद्दों पर बोल रहे हैं भाई साहब, क्या बात करते हैं आप। सब बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम के फी जमा करते हैं, पेपर लीक हो जाता है। कोई भी ऐसा विद्यार्थी यहां जो यहां बैठा हो या जो सुन रहा हो जिसके पैसे जो है वो फी रिटर्न हुए हो आज तक, ये फी की चोरी कर रही है सरकार। मैं प्रोफेसर हूं, मैं पढ़ाता हूं और बच्चों को मैं देख रहा हूं उनकी हालात क्या है। पॉकेट मनी बचा करके वो फॉर्म फिलअप करते हैं, या घर वाले किस हालत में उनको पैसा दे रहे हैं, उस पैसे को भी चोरी करती है, उसका रिफंड नहीं है आज तक, और फिर उनको एग्जाम देने के लिए अलग से फी देना पड़ता है। ये क्या नाटक कर रहा है सरकार इस देश में। इनको चाहिए था कि उन बच्चों को राहत दिया जाए, ईमानदारी से उस पर कोई कानून बने। अभी भी हम लोग चाह रहे हैं कि एनटीए को ध्वस्त करिए। एनटीए के डीजी पर इन्होंने कार्रवाई कर दी। चेयरमैन क्या कर रहा है, चेयरमैन पर छत्तीसगढ़ में केस चला, मध्य प्रदेश में व्यापक घपले के समय में वो आदमी था, आज वो एनटीए का चेयरमैन है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कोई ना कोई बड़ा इसमें साजिश है, या तो कुछ अच्छे लोगों को उन्होंने जो है ऑर्गेनाइज किया है इनके पार्टी के लोगों को। जी, बजट में क्या अच्छा होना चाहिए, और जो बच्चों ने बहुत सारे विषय उठाए, आपको भी टोका। नहीं, मैं मानता हूं कि जितने प्रीमियर एक तो पूछ रहा था बच्चा कि अगर नहीं पैसे मिले तो कहीं नीतीश बाबू अचानक रात में कालीन तो नहीं खींच देंगे। ऐसी बात नहीं है। शिक्षा को लेकर के हमें भी उम्मीद है कि बजट में बढ़ोतरी होनी चाहिए। पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी जिसने उच्चतम संस्थाओं में रिसर्च के लिए पैसे को दुगुना कर दिया था,
और प्रधानमंत्री के नाम से एक स्कॉलरशिप मिलता है जो हमारे समय मिलता नहीं था। मैं गर्व करता हूं कि आज रिसर्च के स्टूडेंट को अत्यधिक पैसा मिलता है और शोध पहले से अधिक बेहतर है। नीट के चोरी वाले लोग कहां पकड़े जाते हैं? अभी आते हैं उस पर, पटना बिहार नहीं आते हैं उस पर। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारत में किसी भी राज्य में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, दिल्ली हो, एनटी, किसी का पेपर लीक होना शर्मसार करता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि कितने पैसे लिए, कितने खर्च हुए, 400 करोड़ आए, 300 करोड़ खर्च हुए। सुप्रीम कोर्ट इस चीज को ठीक करेगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। और सरकार से ज्यादा उम्मीद है कि एनटीए को, उन्होंने कहा था धर्मेंद्र प्रधान जी ने कि पूरी तरह रिवैम्प करना पड़ेगा, तो करेंगे, उसको कर देना चाहिए ताकि 24 लाख छात्रों का विश्वास इस केंद्र की सरकार पर फिर से बहाल हो सके। और वो जरूर होगा, ऐसा मेरा मानना है। जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है कि बिहार का स्पेशल स्टेटस, देखिए 2005 में वो सरकार में आए, विकास दर बिल्कुल कुछ नहीं था। आज बिहार तीसरे पायदान पर है। गांव गांव सड़क, गांव गांव बिजली है, शिक्षा है, नल का जल है। हमें और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो हम केंद्र सरकार से चाहेंगे कि 16वें वित्त आयोग को, जो हमारी लंबित मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो हम खुश होंगे। बिहार को एक प्रदेश जो पिछड़ा है उसको विकसित करने में अगर केंद्र साथ देगा, इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि जो थोड़ा पीछे उसको थोड़ा अधिक पैकेज तो देना पड़ेगा आपको। बंटवारे के बाद हमारे पास कुछ बचा नहीं, सारे माइन, सारे उद्योग सब झारखंड चले गए। और उसमें वादा था कि मिलेगा, नहीं मिला। उम्मीद करते हैं इस बार मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, आप खाली पुल इधर देखिए, नौकरी कैसे पैदा करेंगे वही वो बता रहा हूँ। ज्ञान मत दीजिए। नहीं ज्ञान नहीं, उनको तो खाली इतना बता रहा हूँ भाई, पुल गिरने से रोक लेना, बात बाकी सब ठीक है। देखिए सवाल, अब चुप रहिए, अब मुझे बोलने दो, मैं आपके बीच में नहीं बोल। अरे चुप रहिए, चुप रहिए, अरे चुप रहिए, आपके बीच में। मैंने कहा कि अगर एक मिनट रुक, आपने देखा आज उत्तर प्रदेश के अंदर में, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को बता दूं कि अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जाओ, जो पहले 500 रुपए में, 1000 रुपए में हो जाता था रजिस्ट्रेशन, अब 3500 रुपए में होता है, कहीं 2500 रुपए में होता है। और गरीब घर के बच्चे हैं, वो एलएलबी में एडमिशन ही नहीं ले पाते। वो हम लोग से आके मिलते हैं, कहते हैं इतनी ज्यादा फीस बढ़ा दी, मैं एडमिशन कहां से ले लूं? अगर आपका बजट आ भी जाएगा तो आपके बीच वाले खा नहीं जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? हर बार बजट तो बढ़ता है, लेकिन बढ़ने के बाद गरीब बच्चों के पास तो फीस आप उतनी ही ले रहे हैं। उनके लिए आपने क्या सुविधाएं दी है, बता दीजिए। बिल्कुल नहीं पता है, नहीं आपको बिल्कुल नहीं मालूम है। मेरी बात चुप रही है, आपको क्या मालूम है? पढ़ाई की मुझे नहीं पता, मुझे स्कॉलरशिप मिला हमेशा, आपको नहीं मालूम है। झूठ बोल रहे हैं, मुझे पीएम स्कॉलरशिप मिला, सदर मिला, लॉ मिला। अगर वो गलत कह रहे हैं, आपको जब मालूम अगर वो गलत कह रहे हैं तो इसके बात बोल दीजिएगा। बीच में नहीं बोला। सत्यप्रकाश इधर देखिए, इनके पेट में दर्द इसलिए होता है क्योंकि ये पुल गिरने से बचा नहीं पा रहे, तो छटपटा। नौकरी कैसे सृजन होगा बताएं? नौकरियां कैसे? मैं बता रहा हूं ना, इनकी जिम्मेदारी बनती है। सुनिए, मैं बता रहा हूं, जो ये नहीं कर पाए जब हमारी सरकार थी, मैं बताता हूं इसको। सैमसंग की जो मोबाइल की इंडस्ट्री फैक्ट्री थी, ये हम लोग लेके आए। एचसीएल हम लेके आए उत्तर प्रदेश के अंदर में, इनकी डबल इंजन की सरकार है। आज आप उत्तर प्रदेश के अंदर में एचसीएल हम लखनऊ में लेके आए, तो आप और इंडस्ट्री के आईटी कंपनी क्यों नहीं ला सकते? एक आईटी कंपनी आप लेके नहीं आए आप लखनऊ के अंदर में, या लखनऊ के इर्द गिर्द के अंदर में। सुन लीजिए, सृजन तो इसी से होगा ना। आप इंडस्ट्री बैठाओगे तो सृजन होगा ना। आप इंडस्ट्री बैठाते नहीं हो। एमएसएमई को आप एमएसएमई जाइए, आपके ऑफिस में चले जाइए, सन्नाटा छाया रहता है, वहां खोजे लोग नहीं मिलते। लेकिन आपके यहाँ पूछो तो पता क्या कहते हैं पेपर में? 15 लाख करोड़ हम इन्वेस्टमेंट लेके आए। सुने मेरी बात, आपके बीच में नहीं बोला। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सबमिट कराते हैं, 15 लाख करोड़ का नारा देते हैं, 15 लाख करोड़ है। फिर दूसरी बार बोलेंगे अब 30 लाख करोड़ आने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं, 15 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, 1 करोड़, पता नहीं कहां से कितने लाख करोड़ बोल देते हो। कहां इन्वेस्टमेंट है जरा बताइए आप उत्तर प्रदेश के अंदर में? अगर आप 15 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट लेके आए होते तो हर डिस्ट्रिक्ट में फैक्ट्रियां खुली होती, लोगों को रोजगार मिलता। छोटा सा सिर्फ, चूंकि आप करेक्शन करना चाह रहे थे, क्या बोल रहे थे, क्या गलत कहा उन्होंने? मैं आपको एक करेक्शन करना चाहता हूं कि पिछले 20 सालों से हर विश्वविद्यालय गरीब छात्रों के लिए फी नहीं लेता, उनको स्कॉलरशिप देता है। आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको बिल्कुल नहीं है। स्कॉलरशिप सुन लीजिए, स्कॉलरशिप आती नहीं है, बेचारे 7 साल तक इंतजार करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये साल भर नहीं आती, मैंने मिलता है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बजट में क्या होता है, बजट सत्र में क्या होता है, हमारी नजर रहेगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार चाहे युवा हो, नौकरियां हो, एग्जाम हो, पेपर लीक हो, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो जनता के मन में सबसे ऊपर है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।